हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ना, इसको हम इस वीडियो में फुल चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका 2023-24 के सिलेबस के आधार पर है। लेटेस्ट किताब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पर ये जो वीडियो होगा वो होगा आपका एनसीईआरटी बुक से, मतलब इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा इस चैप्टर पर मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को नोट्स के जरिए पढ़ाऊंगा। जो नोट्स है ना, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, हर टॉपिक का नोट्स उस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा स्लाइड के जरिए। वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिएगा, तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी होगी। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। और साथ में मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते होंगे वो भी आपको बताते चलूंगा। अब यहां पर अगर हम शुरू करें चैप्टर, तो यहां पर दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, पहेली एंड बूझो। अब देखिए, यहां पर जब आप इस किताब को पढ़िएगा, साइंस के इस चैप्टर को और आगे के चैप्टर्स को भी पढ़िएगा, तो ये दोनों कैरेक्टर्स के नाम आपको हर बार सुनने को मिलेंगे। एक पहेली और दूसरा बूझो। दोनों बच्चे हैं, मतलब एक प्रकार से कहानी सुनाई जा रही है कि ये दो बच्चे हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं या फिर सवाल पूछ रहे हैं, इनके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है। तो यहां पर इनको ये चीज समझ के चलिएगा कि ये चीज दिखाया जा रहा है कि बच्चों के मन में क्या सवाल उठ सकता है। क्लियर? तो यहां पर कहता है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं, और अंकल के घर जाने पर उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं? फार्मर हैं। पहेली और बूझो के अंकल क्या हैं? किसान हैं, फार्मर हैं, खेती करते हैं। ठीक है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शवेल, प्लाउ एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो क्या करते हैं, उनको कई सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। यानी अगर आप कहीं गए होंगे जहां पर खेती होती है, आपके परिवार में कोई दादा दादी या आपके पेरेंट्स भी अगर खेती करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि खेती के दौरान कई सारे टूल्स यूज होते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, खुरपी यूज होता है, सिकल, शॉवेल, प्लाऊ, बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो यहां पर ये जो पहेली है या फिर बूझो है ये, तो बूझो जो है, बूझो लड़का है, पहेली लड़की है। ठीक है। बूझो जो है वो क्वेश्चन पूछता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। जो बूझो है उसके मन में ये सवाल उठता है कि भाई मुझे जानना है, मेरे को ये क्यूरियोसिटी है कि ये चीजें कहां यूज होती हैं, इन टूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। अब यहां पर आगे एक्सप्लेन करता है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यहां पर कहता है कि आपने पिछले साल पढ़ा था, यानी क्लास 7th में पढ़ा था, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ पर हैं, उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। और वहां पर हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और प्लांट्स अपना खाना, अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। और यहां पर आपसे सवाल पूछता है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना भोजन बनाते थे? तो आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। आपने पिछले साल फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था। आगे कहता है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। यह चीज हमने पिछले साल भी पढ़ा था। क्लास 7th में आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था, वहां पर यह चीज क्लियर था। क्या क्लियर था भाई? कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स को तो भाई ऑटोट्रॉप से उनको भोजन खुद से मिल जाता है, खुद से वो बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। अब यहां पर बात है कि क्वेश्चन एक पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड।
भाई हम लोगों को फूड क्यों खाना चाहिए, हम लोगों को फूड की जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन तो आपने पिछले साल भी पढ़ा था अपने सेकंड चैप्टर में, क्लास 7 के सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर ये चीज तो आपको पता होगा कि फूड क्यों खाना चाहिए। तो यहां पर वो चीज शॉर्ट में बताया गया, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कहता कि यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो यहां पर कहता है कि देखिए जो यहां पर जो फूड है उसका रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। साथ में हमने क्लास 7th में देखा था कि फूड में क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स और भी कई सारी चीजें। और इनको हमारा बॉडी क्या करता है, यूटिलाइज करता है डेली एक्टिविटी करने के लिए, बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए और भी चीजों में। ठीक, और यहां पर आंसर यह भी देता है कि प्लांट्स तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनको भोजन कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। यह चीज तो मैंने पहले ही बताया कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वो अपने भूख के लिए, अपनी जरूरत के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहां पर आगे एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है जो कि आपके चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोड्यूस फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? हम सभी को भोजन की जरूरत है और हम सभी को भूख लगता है। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है हमारे देश में, करोड़ लोग हैं। कितने हैं हमारे देश में आबादी? हमारे देश में आबादी है 140 करोड़ से भी ज्यादा। तो इतने सारे लोगों के लिए हम भोजन कहां से लाएंगे, हम कहां से इनके भोजन की जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के जवाब पर आगे बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। सारी चीजें कहें तो इसी क्वेश्चन के आंसर पर पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है, जो पहेली है वो कहती है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है उसका प्रोडक्शन हमें बहुत बड़े स्तर पर करना होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में करना होगा, तभी हम इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को क्या कर सकते हैं, भूख उनकी मिटा सकते हैं या फिर उनको फूड दे सकते हैं। तो यहां पर आगे एक्सप्लेन करता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। जो इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश में, इनके भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए, इनके फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा। किस चीज का? फूड का। साथ ही प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अब यहां पर जो हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब क्या? मतलब अनाज हमें उगाना होगा, हमें खेती करनी होगी, हमें एग्रीकल्चर करना होगा, चाहे वो आपको यहां पर क्रॉप्स का हो या फिर आपको जो तिलहन होता है, मतलब जो भी चीजें आप अपने भोजन में लेते हैं उन सब का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे जो किसान है वो खेतों में जाकर खेती करता है, किस लिए? वो अपना भी पेट भरना चाहता है और साथ में बाजार में भी बेचना चाहता है ताकि दूसरे लोग भी उसको खरीदकर पेट भर लें और वो पैसे कमाकर दूसरी चीजें भी खरीद ले। ठीक है, इसी प्रकार से इंसान जो है, हम लोग जो हैं और भी दूसरी चीजें खाते हैं, जैसे अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनको भी संभाल कर एनिमल हस्बेंड्री के जरिए क्या किया जाता है? उनका भी प्रोडक्शन किया जाता है ताकि लोगों तक सप्लाई किया जा सके। तो इस चैप्टर में हमें यही चीज अच्छे से पढ़ना है कि जो फूड है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां पर उतना नहीं पढ़ना है। मेन फोकस है कि प्रोडक्शन के ऊपर जो फूड रिक्वायरमेंट है लोगों का वो कैसे पूरा किया जाता है, फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब यहां पर मैंने बताया कि जो यहां पर फूड है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला तो आपका प्लांट बेस्ड
मतलब कि जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं जिसमें खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, और दूसरा होता है एनिमल बेस्ड जिसमें कि आपका मीट आ जाता है, दूध आ जाता है, या फिर आपका आ जाता है अंडे आ जाते हैं, ये सारी चीजें। तो उनकी बात उतनी डिटेल में हम यहां पर नहीं करने वाले हैं। यहां पर हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में कि भाई एग्रीकल्चर कैसे होता है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अनाज उगाया जाता है, किस प्रकार से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ये चीज हम यहां पर फोकस करते हैं। और आइए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो कहता है कि टिल 10,000 BCE, 10,000 ईसा पूर्व तक, मतलब आज के 12,000 साल पहले तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब एक प्रकार से घुमंतु हुआ करते थे। वो एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे। वो उनको जो भी मिलता था वो खा लेते थे। जैसे कहीं पर कोई फल मिला, फल को खा लिया, कहीं पर कोई प्लांट मिला या कोई जानवर का शिकार किया, उसको खा लिया। मतलब कि दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये जो लोग थे, ये लोग मतलब कौन भाई, हमारे पूर्वज आज के 12,000 साल पहले ये जंगलों में भटकते रहते थे ताकि इनको कहीं पे गुफा मिल जाए तो वहां पर रह लें, कहीं पर भोजन मिल जाए तो खा लें। ये लोग घर बनाकर नहीं रहते थे और खेती नहीं करते थे, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture। आगे चलकर इनको समझ में आया, इनको पता चला कि भाई खेती कैसे करते हैं। उसके बाद इन्होंने खेती करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने राइस, वीट और दूसरे फूड क्रॉप्स उगाना शुरू किए, और उसके बाद जाकर एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो चलन में आया। एग्रीकल्चर लोग करने लगे, जिस रूप में आज खेती होती है वैसे होने लगी, ठीक है। अब यहां पर आपका इस चैप्टर का मेन पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या है भाई? ये क्वेश्चन है व्हेन प्लांट्स, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉप। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज क्रॉप। आंसर क्या होगा? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधे को एक ही जगह पर बहुत बड़ी संख्या में उगाया जाता है तब हम उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे उदाहरण यहां पर आप देख रहे हैं, ये खेत है। खेत किस चीज का है उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वीट का है या फिर आपको किसी और चीज का, इसी प्रकार से वीट है या फिर राइस है, ठीक है। अब यहां पर ये क्रॉप है। ये क्रॉप हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्रॉप का डेफिनेशन में क्या था? एक ही प्रकार का पौधा एक जगह पर बहुत बड़ी संख्या में उगाएं तो क्रॉप होगा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर हजारों लाखों की संख्या में पौधे हैं। एक एक पौधा यहां 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 सभी एक एक पौधे हैं, और इस तरीके के हजारों लाखों पौधे लगाए गए हैं। ये क्या है? क्रॉप है। समझ गए? क्रॉप है। क्रॉप का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट ग्रो इन फील्ड आर डेट ऑफ व्हीट। अगर व्हीट का क्रॉप है मतलब क्या कि ये जो फील्ड है ना, फील्ड में जो भी पौधे हम उगा रहे हैं वो सारे व्हीट के हैं। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि एक व्हीट का प्लांट हम लगा दें छोटा सा और बोल दें कि ये देखो क्रॉप है। नहीं, वो व्हीट का प्लांट है, क्रॉप नहीं है। क्लियर हो गया? आगे कहता है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको पहले से पता है कि क्रॉप कई प्रकार के हो सकते हैं। अब भाई पौधे कई प्रकार के हैं तो क्रॉप भी कई प्रकार के होंगे। एक पौधे को हम अगर बहुत बड़ी संख्या में लगाएं तो वो क्रॉप होगा। अब यहां पर वीट लगा दे तो वीट का क्रॉप होगा, यहां पर सीरियल्स लगा दें तो सीरियल्स का क्रॉप होगा। तो क्रॉप कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब यहां पर बात है ना कि हम लोग क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको कई कैटेगरी में बांटते हैं। अब बोलिएगा सर क्लासिफिकेशन वगैरह करने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा लोड क्यों लेना है? लोड इसलिए लेना है, क्लासिफिकेशन इसलिए करना है ताकि अगर हम क्रॉप्स के बारे में स्टडी करें
तो उनके फीचर के आधार पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें, उनके बारे में हमको स्टडी करने में आसानी हो, पढ़ाई करने में आसानी हो, नॉलेज पता चले कि किस क्रॉप को कब लगाया जाएगा, कब काटा जाएगा, क्या उसमें जरूरत है, कितना पानी चाहिए, कितना धूप चाहिए, ये सारी चीजें नॉलेज भी हमको चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है, कई प्रकार की यहां पर विभिन्नताएं, बहुत वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इंडिया में बात किया जा रहा है कि इंडिया के अलग अलग इलाके में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको सभी चीजें अलग अलग मिलती हैं। मतलब टेम्परेचर में फर्क मिलेगा, ह्यूमिडिटी में फर्क मिलेगा, सॉइल की क्वालिटी में फर्क मिलेगा, रेनफॉल में फर्क मिलेगा, हर चीज में फर्क मिलेगा। मतलब कि यूपी में जो माहौल है वो आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा, यूपी में जो क्लाइमेट है वो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान वाला क्लाइमेट महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र वाला केरल में नहीं है। सभी जगहों पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर भाई जो क्रॉप्स है वो अलग अलग उगने चाहिए थे, ऐसा होता भी है। अलग अलग इलाकों में कई प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो यहां पर कई सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में अगर सीजन के आधार पर अगर हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड करें ना, तो मेनली दो कैटेगरी सामने आती हैं हमारी। पहला क्या है, पहला होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। दो प्रकार के ग्रुप्स में हम क्रॉप्स को बांटते हैं। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप भी होता है जिसको जायद क्रॉप कहा जाता है, या फिर जो समर सीजन में उगाया जाता है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूंगा। तो पहले समझते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में लगाते हैं, जिनकी रुपाई रेनी सीजन में होती है, मतलब जब मॉनसून आ रहा होता है हमारे देश में, उस समय जिस क्रॉप को लगाते हैं वो आपका क्या होता है, खरीफ क्रॉप होता है। अब यहां पर कहता है कि जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जून से सितंबर के बीच में होता है, और यहां पर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन जो है वो आपके खरीफ क्रॉप है। ठीक है, अब यहां पर जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद जब विंटर की शुरुआत होती है ना, उस समय खरीफ क्रॉप को काट लिया जाता है, खरीफ क्रॉप को काट लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रबी क्रॉप। अब यहां पर जो रबी क्रॉप है, इसमें किसके बारे में कहता है कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो आपका क्रॉप्स लगाया जाता है, मतलब क्रॉप्स जो उगाया जाता है, वो आपको रबी क्रॉप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रबी क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड हो जाएंगे। इसके अलावा कहा जाता है कि पल्सेस और वेजिटेबल्स जो हैं वो समर में भी कई जगहों पर उगाए जाते हैं। समर में आपको जो सीजन चलता है उसको ज़ैद सीजन या फिर ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें आपको कुकुम्बर वगैरह आ जाते हैं, जो आपको वाटरमेलन होता है, कुकुम्बर होता है, ये सारी जो गर्मियों में आपको देखने को मिलते हैं ना, ये आपको कब दिखता है, ये आपको दिखता है ज़ैद सीजन में। उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से स्लाइड के जरिए समझते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर खरीफ और रबी को हम फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो कहता है कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन जून टू सितंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जांपल मेज, मिलेट, बाजरा, कॉटन क्रॉप्स, ये सारे। अब यहां पर इन क्रॉप्स को लगाया कब जाता है, बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन। जब मॉनसून सीजन की शुरुआत हो रही होती है उस समय खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है, जमीन में रोपा जाता है, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद एंड ऑफ मॉनसून सीजन, यानी कि जब ठंडी की शुरुआत हो रही होती है अक्टूबर नवंबर के समय में, इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा, पैडी हो जाएगा, सोयाबीन, पिजन पी हो जाएगा, कॉटन, पीस, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद रबी क्रॉप की बात करें, रबी क्रॉप के बारे में क्या कहता है, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, मतलब विंटर के शुरुआत में हम लगाते हैं और जब गर्मी आने लगता है तब हम इसको काट लेते हैं, और इस क्रॉप को हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाएगा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
यानी जो क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, खेती का प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब क्या क्या किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान, ये चीज हमें समझने हैं, अलग अलग स्टेप्स के बारे में समझना है। अब यहां पर कहता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, पैडी को हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं? पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। पैडी जो है उसको ज्यादा पानी चाहिए, बहुत पानी चाहिए, इसीलिए इसको हम विंटर सीजन में उगाते हैं। मतलब क्या? मतलब कि भाई देखो, अलग अलग क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। किसी क्रॉप को धूप ज्यादा चाहिए, किसी क्रॉप को पानी ज्यादा चाहिए, किसी क्रॉप को क्लाइमेट जो है ह्यूमिड चाहिए, किसी को ड्राई क्लाइमेट चाहिए। तो जिस प्रकार के क्लाइमेट रिक्वायर्ड होते हैं किसी क्रॉप को उगाने के लिए, उसी हिसाब के मौसम में उस क्रॉप को उगाया जाता है। इसी वजह से अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को उगाया जाता है। अब यहां पर आगे कहता है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो क्रॉप के प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, जो कि एक क्रॉप को लगाने से लेकर उसको काटने के दौरान की जाती है। मतलब लगाना भी एक क्या है, एक्टिविटी है क्रॉप प्रोडक्शन का, और काटना भी क्रॉप प्रोडक्शन का एक एक्टिविटी है। उसके बीच में भी कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you own ornamental plants in your house. ये जो एक्टिविटी यहां पर कोई भी किसान करता है, किसी भी खेत में कोई भी किसान जो भी काम करता है, वही काम एक गार्डनर अपने खेत में भी करता है, अपने गार्डन में भी करता है। या फिर आप अपने घर में छोटा सा एक पौधा भी लगाते हैं तो उसमें भी वही सारी एक्टिविटीज आपको करनी होती हैं। तो इन एक्टिविटीज के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। और यहां पर कहता है कि दीज एक्टिविटीज और टास्क्स आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहां पर अगर हम पूछें, क्वेश्चन पूछें, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? The activities or the practices done over a period of time during the process of crop production. Crop production के दौरान जो activities हम लोग करते हैं वही हमारा क्या होता है, agricultural practices कहलाते हैं। और इनमें से जो लिस्ट है वो यहां पर दिया गया है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी की जाती है। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग और सातवां है स्टोरेज। अब इनको जरा सा शॉर्ट में मैं क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, फिर से हम क्या करेंगे, फिर इसको हम बारी बारी से अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या आ जाता है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। The activities undertaken by farmers for the cultivation of crop over a period of crop production are referred to as agricultural practices. आप यहां से आंसर लिख सकते हैं। अब यहां पर जो स्टेप्स हमने देखे वो स्टेप्स जरा सा समझ लेते हैं। वहां पर आपको 7 स्टेप्स बताए गए थे, लेकिन यहां पर देखिए तो आपको मैंने 8 स्टेप बताए हैं, थोड़ा सा एक स्टेप को एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी जिस जमीन पर हमें खेती करनी है, जहां पर हमें क्रॉप लगाना है, उस क्रॉप को लगाने के लिए उस मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है। तो आप अगर खेती जानते हैं, एग्रीकल्चर कैसे होता है जानते हैं, तो आपको यह चीज पता होगी। नहीं तो यह बात जान लीजिए कि जो यहां पर सॉइल होता है उसको क्रॉप लगाने से पहले ट्रैक्टर चलाकर या फिर हल चलाकर उसको तोड़ा जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है, लूज हो जाती है, तब वहां पर क्या किया जाता है, सोइंग किया जाता है, यानी क्रॉप के बीजों को लगाया जाता है, बीजों को वहां पर रोपा जाता है। जब बीजों को रोप दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो यहां पर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें, उनको जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, वो उन प्लांट्स को मिलता रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ताकि प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले, वो अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है,
अब यहां पर जब तक हमारा क्रॉप तैयार नहीं हो जाता तब तक प्लांट्स को भारी मात्रा में वाटर की जरूरत होती है, पानी चाहिए होता है, इसलिए हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं और यह प्रोसेस हमारा हो जाता है इरिगेशन। अब यहां पर जब हम खेती करते हैं, जब हम क्रॉप्स लगाते हैं, उस समय हमारे प्लांट के अलावा कई सारे अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं। तो वो क्या होंगे, वो उनको हम वीड्स कहेंगे और उन वीड्स से हमें प्लांट को बचाना होगा। मतलब मान लीजिए कि हम लोग क्या लगा रहे हैं, हम लोग वीट वहां पर लगा रहे हैं, वीट की खेती कर रहे हैं और वहां पर पैडी का कोई पौधा आ जाए या फिर कोई मान लीजिए मैंगो का पौधा आ जाए या कोई भी दूसरा पौधा आ जाए ना, तो दूसरा पौधा हमारे लिए काम का नहीं है, वो हमारे लिए एक वेस्टेज है। इस वजह से वो हमको एक प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसको हम वहां से हटा देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब यहां पर क्रॉप तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तब उसको क्या किया जाता है, काट यहां पर लिया जाता है, काट लिया जाता है और यह प्रोसेस क्या होता है, हार्वेस्टिंग हो गया। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग करने के बाद एक प्रोसेस है जो कि आपकी किताब में नहीं दिया गया है लेकिन मैं बता रहा हूं, यहां पर होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि देखिए, जो यहां पर क्रॉप काटा गया, जो वीट है उसका क्रॉप काटा गया, तो उसका जो अनाज है, जो ग्रेन्स है, उनको अलग करने का प्रोसेस क्या होगा, थ्रेसिंग होगा। ठीक है, और जब इसके बाद क्या होगा, जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो अनाज को ले जाकर हम स्टोरेज रूम में रख देते हैं, उसको स्टोर करके रख देते हैं, जब भी जरूरत होता है हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी प्रोसेसेस को अच्छी तरीके से बारी बारी समझना है, बारी बारी से पढ़ना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इन प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, टॉपिक आ गया पहला। यहां पर टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। अब यहां पर क्या होता है, मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है कि मिट्टी को इस लायक बनाया जाए कि वहां पर कोई अनाज उग सके। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो क्रॉप लगाने से पहले जो मिट्टी होती है उसका हाल इस प्रकार से हो जाता है। आप अगर कहीं खेत में जाए जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो वहां की मिट्टी आपको इस प्रकार से दिखेगी। क्यों दिखेगी भाई, क्योंकि यहां पर पानी नहीं है, यहां पर मिट्टी जो है वो सूख चुकी है, कड़ी हो चुकी है। तो यहां पर अगर आप लाकर सीड डाल भी देना तो खेती नहीं हो पाएगा, यहां पर वो सीड जो है वो ग्रो नहीं करने पाएगा, क्योंकि वहां पर सीड को ग्रो करने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, एयर चाहिए होता है। सॉइल जो होना चाहिए, सॉइल एरेट होना चाहिए, सॉइल में आपको एक लूज सॉइल होना चाहिए ताकि जो प्लांट है उसका जो रूट है वो सॉइल में नीचे तक जा सके। इसलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब ही यही है कि सॉइल को हम लोग तोड़ेंगे, इसको लूज करेंगे। जैसे यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या है, ये एक फील्ड है। इस फील्ड में यहां पर ये ट्रैक्टर चलाया जा रहा है ताकि इस सॉइल को अच्छी तरीके से तोड़ा जा सके, इसको पूरी तरीके से लूज किया जा सके, सॉइल ढीला हो जाए, ताकि यहां पर जब बीज लगाया जाए ना तो बीज से जो पौधा बनेगा उस पौधे की जड़ नीचे तक जा सके, सॉइल में एयर प्रेजेंट हो, वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जो कि प्लांट की मदद करें। तो ये चीजें कब होंगी, जब सॉइल लूज होगा। अगर इस तरीके के सॉइल पर हम सीधे बीज लगाने की भी कोशिश करें ना तो पौधा नहीं उगने पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहां पर कहता है कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप उगाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्या, सॉइल का प्रिपरेशन। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि why do we need to prepare the soil।
यानी सॉइल को प्रिपेयर करने की हमें क्या जरूरत है, या फिर सॉइल को टर्न और लूज करने की हमें क्या जरूरत है। तो उसमें आप क्या लिखिएगा पहला पॉइंट कि जो यहां पर क्रॉप लगाएंगे उस क्रॉप के जो रूट्स होंगे वो ज्यादा नीचे तक जाने पाएंगे आसानी से। उसके साथ ही जो रूट्स होंगे वो आसानी से ब्रीद करने पाएंगे, रूट्स जो होंगे वो आसानी से ब्रीद करने पाएंगे। अब यहां पर आगे क्वेश्चन आपसे एक पूछता है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। अगर हम सॉइल को लूज कर दें तो उससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ब्रीथ कैसे करने पाता है, यह चीज हमें समझना है। तो यहां पर कहता है कि यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. यहां पर क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर भी होते हैं, एयर भी होता है, इसके साथ ही कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाई देखो कई सारे प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में कई सारे फंगस रहते हैं, या फिर कई सारे दूसरे आपके बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो वो सभी चीजें रहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सॉइल होता है उसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके साथ ही जब यहां पर सॉइल पर कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, जैसे कोई प्लांट मर गया या फिर कोई एनिमल मर गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये डिकम्पोज इनको कौन करता है? सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, ये कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर के रूप में या फिर फर्टिलाइजर के रूप में। यानी प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट हैं उनको ये सारे डिकम्पोज्ड चीजें पूरा कर देती हैं। और इससे क्या होता है? सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा बढ़ती है और प्लांट को काफी फायदा होता है। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. अब यहां पर एक चीज कहता है कि देखिए, अगर आप देखें तो सॉइल में जो आपका ऊपर का जो 1-2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है ना, सिर्फ वही सॉइल यूज होता है। तो जब हम सॉइल को टर्न करते हैं, लूज करते हैं, तो उससे नीचे की जो मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा है वो ऊपर आ जाती है और वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से होने पाता है। अब इस चीज को जरा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अब यहां पर जरा सा ये चीज समझिए कि देखिए, ये आपका मिट्टी है, ये मिट्टी का जमीन के नीचे का फोटो दिखाया गया है जिसमें यहां पर ये क्रॉप्स लगाए गए हैं। तो क्रॉप्स में देख रहे हैं, क्रॉप्स के रूट कहां तक जा रहे हैं? थोड़ा सा नीचे तक जा रहे हैं, यहां तक सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ यहां तक। लेकिन नीचे जो ये पूरा इलाका है, यहां पर जो मिट्टी है, ये मिट्टी तो यूज नहीं हो रही है। तो बार बार यहां पर क्रॉप लगाने से क्या होता है? इस इलाके के जो यहां पर न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तो यहां पर अगली बार क्रॉप अच्छे से नहीं उगेगा। लेकिन जब हम ट्रैक्टर की मदद से या फिर प्लाव की मदद से इसको लूज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, टर्न कर देते हैं, तो क्या होता है? जो यहां पर सॉइल है ना, यहां पर सॉइल है, ये सॉइल ऊपर की ओर आ जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ये मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वैसा सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, और उसमें जब हम यहां पर क्रॉप लगाते हैं ना, तो वो अच्छे से ग्रो करने पाते हैं, अच्छे से ग्रो करने पाते हैं। अच्छे से ग्रो करेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स जो होंगे उनको भाई मतलब उनको न्यूट्रिएंट मिलेगा, वो अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छा वो फल देंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद अगर हम देखें तो और चीज तो हम वैसे समझ ही चुके हैं। तो आगे यहां पर अब कहता है 10
turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil of the soil is called tilling और plowing. यानी जो यहां पर सॉइल को टर्न और लूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या फिर प्लाविंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव, यानी प्लाव का इस्तेमाल करके प्लाविंग किया जाता है। अब यहां पर प्लाव को आपको देखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो यहां पर देखिए प्लाविंग क्या होता है, टिलिंग क्या होता है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप यहां से लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग प्लाविंग, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर क्या होता है प्लाव। तो देखिए पहले के जमाना में जो प्लाव यूज होता था वो इस प्रकार का होता था, यानी ये देखिए प्लाव का शेप है जिसमें एक बीम होता है, आगे यहां पर जानवर लगाए जाते हैं जैसे कि बैल लगाया जाता है या फिर और दूसरे जानवर भी लगाए जाते हैं। ये हिस्सा लोहे का होता है जो कि जमीन के नीचे होता है और जमीन को एक प्रकार से तोड़ने का काम करता है, और ये हैंडल होता है जिसको कि कोई हल चलाने वाला किसान पकड़ता है, ठीक है। अब यहां पर ये प्लाव का स्ट्रक्चर है। अब इसके अलावा आज के जमाने में हो भी यूज होता है मिट्टी को तोड़ने के लिए, ट्रैक्टर में इस प्रकार के हो लगाकर यूज किए जाते हैं जिसमें ये जो प्लेट होता है ये एक प्रकार का बेंड प्लेट होता है जो कि मिट्टी को पलटने का काम करता है, ये भी आज के जमाने में यूज होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कई सारे और शब्द भी हैं जो कि आपको जानने हैं, समझने हैं, तो आइए बारी बारी से हम इनको एनसीईआरटी में पढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ समझते जाएंगे। तो यहां पर कहता है कि प्लाव आर मेड ऑफ वुड और आयरन। शुरुआत के जमाने में वुड का बना करता था, आज भी कई इलाकों में दाम कम रखने के लिए वुड का बनाया जाता है, वैसे ये जनरली लोहे का भी इस्तेमाल होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। अगर जमीन बहुत ज्यादा सूखी हुई है तो उस जमीन पर जोतने से पहले, प्लाविंग करने से पहले पानी पटाया जाता है, पानी डाला जाता है ताकि उस मिट्टी को ढीला किया जा सके। जैसे मैंने एक सूखा हुआ तस्वीर दिखाया था, मिट्टी का तस्वीर सूखा हुआ, तो वहां पर सीधे आप हल चलाइएगा तो भाई हल चल ही नहीं पाएगा, इतना वो मिट्टी हार्ड है। तो वहां पर पहले पानी डाला जाएगा, उसको हल्का ढीला किया जाएगा, उसको भिगाया जाएगा, उसके बाद उस पर हल चलाकर प्लाव करके वहां पर मिट्टी को तोड़ा जाएगा। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs। यहां पर कहता है कि जो प्लाउड फील्ड होते हैं, यानी जिस जमीन पर खेती की जाती है, हल चलाया जाता है मिट्टी को तोड़ने के लिए, वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, क्रम्ब कहते हैं। अब ये चीज देखिए, यहां पर ये किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है, लेकिन हल चलाने के बाद इस प्रकार से बड़े बड़े ढेले आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े, तो वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे क्रम्स के बारे में कहता है कि द बिग पीसेस ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन प्लाउड फील्ड इज कॉल्ड क्रम्ब, ठीक है। इसके बाद लेवलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड लेवलिंग। यानी कि जब यहां पर क्या किया जाए, हल चला दिया जाए, हल चलाने के बाद ऊबड़ खाबड़ पूरी मिट्टी हो जाए इस प्रकार से, तो उसको चिकना प्लेन करने की जरूरत होती है, एक समतल बनाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फील्ड का, खेती की जमीन का लेवलिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है एडिंग मैन्योर। तो भाई मैन्योर भी इस समय ऐड किया जाता है, वो तो चीज हम आगे देखेंगे। अब यहां पर आगे कहता है कि इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्स को तोड़ने की जरूरत है, मिट्टी को और छोटा, बिल्कुल एकदम ढीला करने की जरूरत है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। यानी जमीन को समतल करना, चिकना करना, प्लेन करना भी जरूरी है ताकि वहां पर सोइंग हो सके और साथ में इरिगेशन हो सके। लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। यहां पर लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, जिसकी मदद से जमीन को लेवल किया जाता है। अब ये लेवलर क्या चीज है भाई, लेवलर चीज अगर आप देखें तो ये एक प्रकार से आपका प्लाव जैसा ही होता है, प्लाव जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि यहां पर पीछे वाला जो ये हल है जो कि मिट्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी जगह पर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है। गांव में मैंने देखा है, वहां पर उसको लेवलर करते हैं, उस पर क्या करेगा, कोई किसान बैठ जाएगा और उससे पूरा जमीन चिकना करेगा। या फिर ट्रैक्टर में भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीन आते हैं जो कि जमीन को लेवल करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे कहता है कि सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग।
कई बार टिलिंग करने से पहले, प्लाविंग करने से पहले मैन्योर छिड़क दिया जाता है खेत में। क्यों भाई? क्योंकि देखिए जब प्लाविंग होता है तो क्या होता है, सॉइल लूज होता है, टर्न होता है, मतलब सॉइल आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होता है। पहले से अगर हम मैन्योर डाल दें उसके बाद प्लाविंग करें तो मैन्योर भी अच्छी तरीके से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इसी वजह से क्या किया जाता है, जहां पर मैन्योर की मात्रा कम हो, फर्टिलाइजर की मात्रा कम हो, तो उसको भी ऐड करके मिक्स कर दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। और इसके साथ ही क्या होता है, सॉइल मॉइस्ट हो जाता है सोइंग करने से पहले, यानी कि रुपाई करने से पहले। अब यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, यानी अब हम बात करने वाले हैं ऐसे टूल्स के बारे में जो कि इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर के दौरान, और इनको हम यहां पर क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स कह रहे हैं। तो यहां पर कहता है कि बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। कहता है कि अनाज के बीजों को लगाने से पहले यह जरूरी होता है कि सॉइल के जो क्लम्स हैं, जिनको हम क्रम्स कहते हैं, उनको ब्रेक करना, मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को एकदम सॉफ्ट बना देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिल सके, ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिल सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसके लिए कई प्रकार के टूल्स यूज होते हैं। जब द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर, यानी यहां पर प्लाउ, हो और कल्टीवेटर का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो भाई प्लाउ की तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी, ये समझा भी दिया कि इसका शेप कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखते हैं। तो आगे प्लाउ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहां पर कहता है कि दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैंने कहा ना कि बहुत पहले से यूज हो रहा है, जब से हम खेती कर रहे हैं उसके आसपास से ही ये चीज हमारा यूज हो रहा है। और ये यूज होता है सॉइल को टिल करने के लिए या फिर प्लाउ करने के लिए। और इसके साथ ही कहता है कि एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यानी जो प्लाव का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा अगर हमें फर्टिलाइजर ऐड करना है उस समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वीड्स को हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सॉइल को टर्न करने के लिए भी करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। कई जगहों पर हॉर्सेस और कई जगहों पर कैमल्स भी इस्तेमाल होते हैं। शेप मैंने दिखाया आपको प्लाव का, कि प्लाव क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें आगे जमीन के नीचे रहने वाला हिस्सा लोहे का अटैच किया जाता है, बाकी वो आपको क्या होता है, जानवरों द्वारा खींचा जाता है। एक हैंडल होता है जिसको कि किसान पकड़कर चलाता है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is the long log of wood which is called plow shaft. अब यहां पर प्लाव के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहां पर प्लाव को अगर आप देखें तो इस प्लाव के इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, इस हिस्से को प्लाव शाफ्ट कहेंगे। ये वाला हिस्सा प्लाव शाफ्ट हो गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा क्या है, प्लाउ शेयर है, और ये मेन होता है। ये जमीन के नीचे रहता है, यहां पर हैंडल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको किसान पकड़ता है और आगे की ओर उसको मेंटेन करके रखता है। और ये प्लाउ शाफ्ट है जो कि कनेक्टेड होता है बीम से। अब ये बीम क्या चीज है, यहां पर देखिए, यहां पर ये जानवर है, जानवर के कंधे पर रखने वाला जो ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, यही बीम है। इसी बीम से प्लाउ शाफ्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे कहता है कि देयर इज अ हैंडल। क्या कहता है, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bull and a man can easily operate the plow. प्लाव को दो पेयर ऑफ एनिमल लगते हैं, मतलब एक पेयर ऑफ एनिमल, दो जानवर, और साथ में एक इंसान चाहिए होता है इसको चलाने के लिए। आगे कहता है कि द इंडिजिनस वुडन प्लाव इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउज नाउडेज। यानी कि पहले के जमाने में लकड़ी के प्लाउज इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब उसको खत्म करके लोहे के प्लाउज का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यह चीज समझ गए। अब यहां पर कहता है कि हो के बारे में हमें समझना है। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil.
यहां पर ये जो हो है, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं सॉइल को लूज करने में और साथ में यहां पर सॉइल में से वीड्स को हटाने में। अब आइए जरा हम लोग हो के वर्किंग को देख लेते हैं। तो वर्किंग में अगर हम लोग देखें तो आप यहां पर हो की तस्वीर देख रहे हैं। ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक हो है, समझ गए, जो कि ट्रैक्टर में लगाकर यूज किया जाता है या फिर इसको बैल के जरिए, कोई जानवर के जरिए भी यूज किया जाता है। अब यहां पर आपके किताब में इस हो की बात हो रही है, लेकिन अगर आप अपने डेली लाइफ में जाएंगे तो आपके आसपास के लोग एक हैंड हेल्ड डिवाइस का भी यूज करते हैं जिसको हो कहा जाता है। तो इसको भी हो कहा जाता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली यहां पर जो आपकी किताब में बात की जा रही है वो इस हो की बात की जा रही है। अब ये काम कैसे करता है, इसको जरा सा हम लोग अगर देखें तो यहां पर देखिए ये एक हो है। ये क्या कर रहा है? मिट्टी को तोड़ रहा है, मिट्टी को एक प्रकार से टर्न एंड लूज कर रहा है, ठीक है। ये एक प्रकार का हो डिवाइस है जो कि ट्रैक्टर में लगाकर यूज हो रहा है और इसका एक वर्जन जो आपकी किताब में दिया गया है वो जानवरों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये काफी हेवी वर्जन है जिसमें कि ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को क्या कर रहा है? पहले तो ये तोड़ रहा है कड़ी मिट्टी को और उसको सॉइल को टर्न कर रहा है, लूज कर रहा है, ताकि यहां पर जो मिट्टी है वो एक प्रकार से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कहता है कि इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड क्या है भाई? एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और ये कहता है इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको एनिमल के द्वारा खींचा जाता है। अब यहां पर जो मैंने वीडियो आपको दिखाया उसमें मैंने दिखाया कि भाई ट्रैक्टर की मदद से पुल किया जा रहा है, लेकिन यहां पर ये जो हो आपको दिखाया गया तस्वीर में, यहां पर आपको प्लाव के जैसा ही यहां पर दो जानवर लगते हैं और इसको खींचा जाता है और ये जो बेंट आयरन का प्लेट है इससे मिट्टी को तोड़ा जाता है, मिट्टी को लूज किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। अब आगे हमारे सामने अगला जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है भाई? तो यहां पर कहता है कि नाउअडेज प्लाविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। यहां पर कहता है कि आज के जमाने में जब हमारे पास तरह तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज हैं तो यहां पर हम प्लाविंग का जो काम है वो कल्टीवेटर की मदद से करते हैं और कल्टीवेटर आपका ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है जो कि मिट्टी को जल्दी तोड़ देता है, जल्दी से एक प्रकार से प्लाविंग का काम कंप्लीट कर देता है। तो अगर आप देखें तो यहां पर आप अगर देखते हैं तो यहां पर अगला मैं अगर स्लाइड आपको दिखाऊं तो यहां पर देखिए ये है आपका कल्टीवेटर। ये जो चीज देख रहे हैं ना इसको कल्टीवेटर कहा जा रहा है और ये क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे इस प्रकार से लगाया जाता है और ये ट्रैक्टर क्या करता है? चलता है तो प्लाविंग का काम करता है और साथ में मिट्टी को लूज सॉफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये कल्टीवेटर की बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस है सोइंग का, यानी कि जो बीज लगाने का प्रोसेस है ना उसकी बात अब हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर कहता है सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और कहता है कि बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अब यहां पर कहता है कि देखिए आपको खेती करना है, एग्रीकल्चर करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, उसमें बीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन बीज लगाने से पहले आपके पास अच्छी क्वालिटी के बीज तो होने चाहिए कि जो सीड है वो अच्छा है या नहीं है, उससे जो फल तैयार होगा, उससे जो पौधा बनेगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको पहले डिसाइड करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको अच्छी क्वालिटी के सीड खोजने होंगे, समझ गए। अब यहां पर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कई सारे तरीके अपनाते हैं अच्छी क्वालिटी के सीड के लिए कि भाई अच्छी क्वालिटी का सीड मिल जाए जिसको हम लगाएं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। तो उसमें पहले के जमाने में कई सारे तरीके अपनाए जाते थे अच्छी क्वालिटी के सीड को खोजने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए। लेकिन आज के समय में अगर आप जाएं तो मार्केट में आपको बहुत क्वालिटी के, बहुत तरीके के, हर वैरायटी के सीड्स अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो आज तो लोग खरीद के लगा लेते हैं। लेकिन यहां पर सिलेक्शन ऑफ सीड के लिए एक प्रोसेस बताया गया है कि जो कि आज भी किसान फॉलो करते हैं, जो कि अपने खुद के बीजों से अनाज उगाते हैं।
अब यहां पर आगे जो यहां पर पहेली है वो क्या कहती है, पहेली कह रही है कि वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seed float on water. अब यहां पर कहती है पहेली कि देखो मैंने एक दिन अपनी मां को देखा कि मेरी मां जो है कुछ बीज लेती है, उसको उसमें पानी डाल देती है. मतलब एक कटोरे में बीज रख के उसमें पानी डाल देती है. कुछ जो सीड्स हैं, कुछ बीज जो हैं वो पानी पर तैरने लगते हैं और कुछ नीचे जाकर बैठ जाते हैं. तो यहां पर यह पूछती है सवाल, पहेली पूछ रही है कि कुछ बीज नीचे क्यों बैठ गए और कुछ बीज ऊपर जाकर तैरने क्यों लगे. और यही चीज हमें पढ़ना है, यही चीज समझना है और यही हमारा क्या है, आंसर है कि यहां पर यह क्यों होता है. यह चीज हमारा एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आगे यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आपको भी यही काम करना है कि बीकर लीजिए, उसमें आधा भरिए, उसमें व्हीट के सीड्स डालिए, उसको अच्छे से मिलाइए. अब यहां पर जब ऐसा कीजिएगा तो यहां पर क्या हो सकता है कि कुछ बीज पानी पर तैरने लगे, कुछ बीज नीचे बैठ जाए और हो सकता है कि सारे बीज नीचे बैठ जाए. तो ये चीज आपको टेस्ट करना है खुद से एक्टिविटी करके. आप चाहे तो करें, नहीं करें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चीज है. सिंपल सा चीज क्या है कि देखिए, जब आप ऐसा करेंगे, कोई बर्तन में बीज लेंगे, कोई व्हीट लेंगे या फिर ग्राम का बीज लेंगे, कोई भी बीज लेकर रखते हैं और वो अगर पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बीज क्या है, लाइटर है, हल्का है, और जो भारी बीज होगा वो पानी में नीचे जाकर बैठ जाएगा. अब सवाल है कि वो बीज लाइटर क्यों हो गया, हल्का क्यों हो गया. उसका रीजन ये है कि जो भी सीड, जो भी बीज डैमेज हो जाता है ना, वो अंदर से हॉलो हो जाता है, अंदर से खाली हो जाता है. इस वजह से वो हल्का हो जाता है, इसलिए वो क्या करने लगता है, पानी पर तैरने लगता है. और ऐसे बीज को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है. क्लियर है, समझ गए. तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड को खोज सकते हैं और ये कई सालों से, सैकड़ों सालों से जो किसान हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. अब यहां पर आगे कहता है कि बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. अब यहां पर बीजों को लगाने के पहले आप ये जरा सा समझ लीजिए कि बीजों को लगाने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है. तो पहले हम एक ट्रेडिशनल टूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक मॉडर्न टूल के बारे में पढ़ेंगे. आगे कहता है कि द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. यानी जो ट्रेडिशनली मतलब कि पहले, बहुत पहले से जो हम लोग टूल यूज कर रहे हैं, वो टूल एक फनल जैसा आकृति का एक टूल होता है. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. अब यहां पर जिस टूल की बात हो रही है वो टूल यहां पर आपको दिखाया गया है, लेकिन यह तस्वीर आपको साफ उतना दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं इस टूल को आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूं. तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे क्या करते हैं, हम लोग सीड्स लगाने वाले टूल्स को समझते हैं. तो यहां पर इसी टूल की यहां पर बात हो रही है. इस टूल का आकृति कैसा है, फनल जैसा. ये आकृति कैसा है, फनल जैसा आकृति है. इसी में यहां पर बीज डाला जाता है और नीचे ये पॉइंटेड होता है. नीचे मतलब एकदम पतला सा पाइप होता है जो कि जमीन के नीचे रहता है. अब इससे फायदा ये होता है कि जो सीड है यहां पर धीरे 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 जमीन के नीचे जाते रहेगा और वो जमीन के नीचे उसको क्या कर दिया जाएगा, बुआई कर दिया जाएगा. इस प्रकार से ये जो फनल है, ये जो टूल है, ये आपका इस्तेमाल होता है. इसके लिए भी जैसे हम लोग प्लाऊ हमने देखा था, जैसे हमने हो देखा था, उसी प्रकार से इसका भी यूज होता है. क्लियर है. तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. तो अगला टॉपिक यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर आगे एक अगला टॉपिक है जिसमें कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम है सीड ड्रिल. अब सीड ड्रिल क्या है, एक नया टेक्नोलॉजी है, नया तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, बीज लगाते हैं. वो हमारा ट्रेडिशनल टूल था, ये हमारा मॉडर्न टूल है और इसकी तस्वीर भी यहां पर दी गई है. ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीड ड्रिल का तस्वीर है. अब यहां पर यही चीज कहता है कि नाउ अ डे सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स.
ये जो डिवाइस है ये ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और उस ट्रैक्टर के साथ ही इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहां पर अगर आप आगे बढ़ें तो यहां पर आप देख सकते हैं सीड ड्रिल को। यहां पर आपका है सीड ड्रिल। अब यहां पर ये सीड ड्रिल है, ये भी है, ये भी है। ये कई वैरायटी में आते हैं, कई तरीके से आते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के यूज होते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि मेन बात इनको ट्रैक्टर के साथ यूज किया जाता है और ये बीज को लगाने का काम करते हैं। अब भैया ये मॉडर्न टूल है तो केवल इसका ये फायदा नहीं है कि ये ट्रैक्टर से चलेगा, इसके और भी कई सारे फायदे हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं यहां पर पढ़ लेते हैं। तो यहां पर कहता है कि दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली। अब यहां पर ये जो टूल है ना, इससे हमें ये फायदा मिलता है कि जो सीड ड्रिल है ये सीड्स को यूनिफॉर्मली लगाता है, इक्वल डिस्टेंस पर लगाता है और इक्वल गहराई पर लगाता है। तो उससे क्या होगा, उससे जो सीड है उसको एक प्रकार से अच्छा अपना डिस्टेंस मिल जाएगा, उसको ज्यादा एरिया मिलेगा, उसको अच्छे से गहराई में वो पहुंच जाएगा ताकि वो ग्रो भी अच्छे से करने पाएगा। जो ट्रेडिशनल टूल हमने देखा था उसमें नुकसान यह है कि उसमें हो सकता है कि एक ही जगह पर 4-5 बीज आ जाएं, सीड आ जाएं, तो उन सभी को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, एक जगह ओवर क्राउडिंग हो सकता है सीड्स का। इस सीड ड्रिल में ऐसी परेशानी नहीं होती है, ऐसा तकलीफ नहीं होता है। और यहां पर यह सीड ड्रिल ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो सॉइल से ढक जाए, मतलब जब वहां पे बीज को लगाया जाए तो फिर उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाए ताकि वो एक प्रकार से उसको कोई आकर चिड़िया ना चुग जाए उस बीज को, या फिर और भी कोई नुकसान ना हो। उससे ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है और इस सीड ड्रिल को यूज करने से टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई सीड ड्रिल के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, वो ट्रेडिशनल टूल से कैसे बेटर है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो आप कई सारे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है, आगे यहां पर जो बूझो है वो कह रहा है कि देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड आउट दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अब यहां पर ये बूझो कह रहा है कि भाई मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी मतलब एक प्रकार का ऐसा शॉप कह सकते हैं, ये एक ऐसा लोकेलिटी जहां पर पौधे रखे जाते हैं, पौधे बेचे जाते हैं, उनको ग्रो कराया जाता है, उनको मेंटेन कराया जाता है, ठीक है। वहां पर जो पौधे होते हैं उनको प्लास्टिक बैग, छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में रखा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये चीज सवाल यहां पर बूझो पूछ रहा है। आगे यहां पर जो पहेली है वो क्या कह रही है, पहेली कह रही है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स they are transplanted to the field manually, some forest plant and flowering plants are also grown in the nursery। यहां पर पहेली कहती है कि कई सारे जो प्लांट्स होते हैं, जैसे पैडी का प्लांट होता है या फिर कोई भी आप बड़े बड़े प्लांट देख ले, जैसे मैंगो के प्लांट, गुआवा के प्लांट और भी कई सारे प्लांट हैं, उनके भी छोटे छोटे पौधे आपको मिलेंगे, इसी प्रकार से छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में मिलेंगे। अब ऐसा किया क्यों जाता है, ये यहां पर सवाल किया जा रहा है। तो ऐसा करने का एक रीजन जो है वो ये है कि वहां पर जो प्लांट है उसको एक प्रकार से सीड से ग्रो कराया जा रहा है, उसको जो वहां पर रिक्वायर्ड क्लाइमेट है वो दिया जाता है, वो चीज मेंटेन किया जाता है। साथ में जो सीड है उसको लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वहां पर वो छोटा सा रहेगा पौधा। लेकिन जब हम उसको आगे चलकर कहीं परमानेंटली लगाएंगे तो उसको भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, उसको भरपूर मात्रा में अपने रूट्स को फैलाने का मौका मिलेगा, जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिलेंगे, तो वो प्लांट ज्यादा ग्रो करेगा। समझ गए। तो यहां पर आगे कहता है कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ऊपर जो हम देख रहे थे ना कि यहां पर जो हमारा सीड ड्रिल होता है वो सीड्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करता है, एक फिक्स्ड जो डेप्थ है वो मेंटेन करता है। इससे फायदा ये होता है कि सीड्स का ओवर क्राउडिंग नहीं होता है। मतलब कि देखिए ऐसे ऐसे करके सीड अगर आगे बढ़ते हुए लगाते जा रहा है और अगर जो हम ट्रेडिशनल टूल है उसको यूज करेंगे तो एक जगह पे हो जाएगा बहुत सारा सीड, यहां पे खाली हो जाएगा, फिर यहां पे बहुत सारा सीड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सीड्स को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने पाएंगे और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करने पाएगा। तो उस चीज की परेशानी सीड ड्रिल के साथ नहीं होती है। सीड ड्रिल में ये एक एडवांटेज है।
अब यहां पर देखिए, यहां पर और भी चीजें बात की गई हैं कि देखिए सीड ड्रिल, जो सीड के बीच में डिस्टेंस होता है उससे सनलाइट भी अच्छा मिलता है, न्यूट्रिएंट भी मिलता है, वाटर भी अच्छा मिलता है, और यहां पर और भी बातें हैं, ठीक है। अब यहां पर अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक क्या? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉप प्रोडक्शन में जो क्रॉप है उसको हमने लगा दिया है, हमने क्या कर लिया, हमने एक प्रकार से लैंड को प्रिपेयर कर लिया, टिलिंग कर लिया, प्लॉइंग कर लिया, लैंड को प्रिपेयर किया और बीज को लगा भी दिया है अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, उस बीज में फर्टिलाइजर और मैन्योर देने हैं ताकि उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अच्छी मात्रा में मिल सके और वो प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहता है कि द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए सॉइल में हम न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, ताकि प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब यहां पर मैन्योर और फर्टिलाइजर दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीजें नहीं हैं। इसके बारे में अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर आगे जो बूझो है वो क्या कह रहा है, बूझो कह रहा है आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेयर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो यहां पर बूझो है वो गया था घूमने, उसने क्या देखा, एक क्रॉप को उगते हुए देखा एक फार्म में, लेकिन बगल वाले फार्म में गया तो वहां पर जो क्रॉप्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, उतने अच्छे से नहीं उगे थे। इस पर यह सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर हम यहां पर समझेंगे। तो यहां पर कहता है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। यहां पर जो सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कोई भी प्लांट है ना, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो भी मिनरल्स की जरूरत होती है, वो प्लांट जमीन से लेता है, मिट्टी से लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मिट्टी से, सॉइल से मिलते हैं प्लांट को, ये किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरियाज farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. यहां पर कह रहा है कि कई सारे खेतों में, कई सारे इलाकों में क्या होता है, किसान जो हैं जब एक फसल तैयार हो जाती है तो उसको काट के फिर से जमीन में क्या करते हैं, नया फसल लगा देते हैं। वो तैयार हुआ, उसको काटा, फिर से नया फसल लगा दिया। तो यहां पर आप सोचिए कि जो प्लांट है उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अब जैसे मान ले कि ये हमारा खेत है, इस खेत में एक बार लगाया, दो बार लगाया, तीन बार लगाया, चार बार लगाया, पांच बार लगाया, छह करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार मतलब खेत को कभी खाली नहीं छोड़ रहे हैं, यहां पर बार बार हम लोग क्रॉप लगा दे रहे हैं। तो इस जमीन से, इस मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स बार बार यूज कर ले रहे हैं और यहां पर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स यहां पर खत्म हो रहा है। यही चीज कहता है कि यहां पर कहता है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जब एक ही जमीन पर हम लोग बार बार खेती करते हैं, कंटिन्यूअस खेती करते हैं, तो उस सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की क्षमता है, जो उसमें मिनरल्स हैं, वो एक समय के बाद समाप्त होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ये समस्या आती है। समझ गए? आगे कहता कि देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स को सॉइल में मैन्योर ऐड करना पड़ता है ताकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है उसको फिर से बढ़ाया जा सके, ताकि जब नया क्रॉप लगाया जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर सके। समझ गए? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यानी मैन्योर ऐड करने का जो प्रोसेस है, सॉइल में मैन्योर ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मैन्योरिंग कहलाता है। ठीक है, आगे कहता है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट।
यानी कि सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो और उसमें अच्छी मात्रा में अगर हम लोग मैन्योर ऐड ना करें या फिर फर्टिलाइजर ऐड ना करें तो प्लांट जो होगा वो वीक ग्रो करेगा, उसको जरूरी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहां पर जो बूझो सवाल पूछता है इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि एक फार्म में प्लांट अच्छे क्यों हैं, क्योंकि वहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, मैन्योरिंग की गई है, फर्टिलाइजर ऐड किए गए हैं। लेकिन दूसरे फार्म में जो यहां पर खराब क्वालिटी के जो पौधे हैं, जो क्रॉप है वो खराब है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैन्योर की मात्रा कम है, न्यूट्रिएंट की मात्रा सॉइल में काफी कम है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि भाई मैन्योर क्या है। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को अलग अलग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कहता है कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। यहां पर कहता है कि जो मैन्योर है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमें प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है। जो भी वेस्ट है एनिमल और प्लांट का, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब वो जब सड़ गल जाता है, वो एक प्रकार से टूट जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो क्या बनता है? मैन्योर बनता है। समझ गए? उदाहरण के लिए अगर आप कभी गांव गए होंगे तो गांव में आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं। जैसे कि कोई किसान जो है वो अपना गाय रखे हुए है, तो गाय के जो वेस्ट मटेरियल होंगे, यानी गाय का जो आपको काउडंग होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो गाय का पॉटी होता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है। उसको स्टोर करके रखा जाता है इस प्रकार से, या फिर जो भूसे होते हैं उसको यहां पर इस प्रकार से ऐसे छोड़ दिया जाता है। या फिर खेत में कोई अगर जानवर मर जाए, कोई प्लांट मर जाए, तो उस प्लांट को, उस खेत में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करेंगे? डिकम्पोज कर देंगे और क्या बना देंगे? मैन्योर बना देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि खुले में गांव में बहुत सारी जगहों पर गाय के गोबर रखे जाते हैं, भूसे ऐड करके बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं और इनको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं? एक समय के बाद यहां पर इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं और इसको क्या बना देते हैं? मैन्योर बना देते हैं। और यही मैन्योर जो होता है वो आपका ऐड किया जाता है आपके खेतों में, ताकि खेत जो हैं उसको अच्छी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल सके। अब मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक चीज मतलब क्या? मतलब कि भाई लाइफ बेस्ड है। जैसे अगर हम देखें, जैसे कोई एनिमल है, कोई एनिमल गया खेत में और खेत में ही वो मर गया और खेत में ही उसका शरीर सड़ गया। अब वो शरीर जो सड़ेगा ना, उससे क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भैया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे। उसी प्रकार से कोई पेड़ है, पेड़ टूट गया, कट गया, गिर गया, तो पेड़ भी कुछ समय के बाद सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। क्यों गलेगा भाई? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर उसको गलाने का काम करेंगे, सड़ाने का काम करेंगे और वो क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो क्या बनाएगा? एक प्रकार से मैन्योर बनाएगा। मैन्योर का रियलिटी में आप कलर देखें तो इस प्रकार का कलर होता है, डार्क कलर होता है और ये सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सॉइल में जितना अच्छा मैन्योर होगा, जितनी ज्यादा मात्रा में, वो उतना ही अच्छा है। ठीक है? अब आगे देखें तो आगे कहता है फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो मैंने कहा वही बात है कि भैया देखो, जो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को ओपन में छोड़ देते हैं, उसको डिकम्पोज होने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस प्रकार से डिकम्पोजिशन करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसको एक प्रकार से नष्ट करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो चीज डिकम्पोज होकर बना वो क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा और उसी को यूज किया जाता है खेतों में डालने के लिए। खेतों की जो उर्वरक क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि किस प्रकार से ये वर्मी कंपोस्टिंग होता है। ठीक है? अब यहां पर एक एक्टिविटी दिया गया है, मैं यहां पर शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि भाई आपको क्या करना है। मूंग दाल लेना है, मूंग दाल के सीड्स लेने हैं और इनको जर्मिनेट करना है। आपको एक साइज के क्या करने हैं? सीडलिंग्स लेने हैं और 3 वेसल्स लेने हैं। 3 वेसल्स में क्या करना है?
एक में मैन्योर अच्छे से डालना है, दूसरे में फर्टिलाइजर अच्छे से डालना है, और तीसरे में सिर्फ पानी डालना है। मतलब पानी तीनों में डालिएगा, एक में मैन्योर डालिएगा, एक में फर्टिलाइजर डालिएगा और एक में केवल पानी डालिएगा। तो वहां पर आपको देखने को अंतर मिलेगा क्या, कि जहां पर आपने मैन्योर डाला, जहां पर फर्टिलाइजर डाला, वहां पर प्लांट का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन जहां पर आपने कुछ नहीं डाला वहां पर प्लांट का ग्रोथ आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे सवाल पूछ रहा है कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। जो तीन हमने ग्लासेस लिए, क्या तीनों में प्लांट्स आपके सेम स्पीड से सेम ग्रोथ आपको देखने को मिला? तो आंसर यहां पर आपका क्या होगा? आंसर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? यही चीज तो हमें समझना है कि क्यों नहीं है। तो यहां पर कहता है, यहां पर और भी सवाल है, विच प्लांट बेटर ग्रोथ, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। ये सारे सवाल हैं, अगर एक्टिविटी करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं तो ये चीज समझ लीजिए। आगे कहता है कि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर हम लोग फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर क्या होता है। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिसमें एक खास न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है। समझ गए? जैसे प्लांट जो होते हैं उनको कई सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, इसी प्रकार के कई सारे मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं। और यहां पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपको एक न्यूट्रिएंट या फिर कुछ न्यूट्रिएंट की मात्रा उनमें ज्यादा होती है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं। अब यहां पर सवाल है कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो भाई फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? तो यहां पर डिफरेंस की बात करें तो कहता है कि फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। हमने मैन्योर के बारे में देखा कि भाई मैन्योर कैसे बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो मैन्योर बनता है। लेकिन यहां पर फर्टिलाइजर की बात करें ना तो डिकम्पोजिशन नहीं होता है। ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल है जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और ये फर्टिलाइजर के कुछ उदाहरण हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके एक क्या है? एक हमारा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ठीक है? तो फर्टिलाइजर क्या है भाई? एक प्रकार का केमिकल है। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्लियर है? बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। आगे कहता है कि द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स has helped farmers to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize। तो कहता है कि फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से उनका ग्रोथ हो रहा है और फार्मर्स को ज्यादा यील्ड मिलने पा रहा है। मतलब कि पहले 5 केजी उगता था ना, तो अगर फर्टिलाइजर यूज नहीं करें तो 5 केजी उगेगा, फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हो सकता है 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, मतलब बहुत ज्यादा यील्ड मिल रहा है। ठीक है? बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर फर्टिलाइजर का हम ज्यादा यूज करें, बहुत ज्यादा यूज करें, तो सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है और सॉइल जो है वो अनाज उगाने के लायक नहीं रहता है। समझ गए? इसके साथ ही फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर जो हैं उनकी वजह से काफी बड़े मात्रा में वाटर पॉल्यूशन भी होता है। यह चीज भी इंपॉर्टेंट है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। यहां पर कहता है कि अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखनी है, सॉइल को खेती करने के लायक रखना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें फर्टिलाइजर की जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करना होगा, या फिर जो फील्ड है, खेत है, उसको 2 क्रॉप्स के बीच में अनकल्टिवेटेड छोड़ना होगा। मतलब कि अभी एक अनाज उगाया, उसके बाद 6 महीने तक खेत को छोड़ दिया खाली, और 6 महीने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, या फिर पूछेगा कि जो फर्टिलाइजर होते हैं इनके क्या नुकसान होते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से आगे बताया गया है, तो वो चीज तो सीधे सीधे आप पढ़ सकते हैं।
अब यहां पर मैन्योर का क्या फायदा है यहां पर देखिए, तो कहता है कि द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जब सॉइल में हम लोग मैन्योर डालते हैं ना, तो उसका क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है। टेक्सचर कहने का मतलब क्या है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो अलग अलग चीजें होती हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। टेक्सचर वैसे कह सकते हैं कि उसका लुक, कलर या फिर उसकी जो क्वालिटी है, सभी चीजें अच्छी होती हैं। उसमें वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी ज्यादा बढ़ता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी काफी बढ़ जाते हैं। अब ये एक तरीका है कि मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी उसको बढ़ाने का, कि हम लोग मैन्योर यूज करें, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो और भी तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। और एक तरीका जो यहां पर बताया गया है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या, मतलब कि भाई देखो अभी हमने क्या किया, एक क्रॉप उगाया, अगली बार हम दूसरा क्रॉप उगाएंगे, उसके बाद दूसरा उगाएंगे, फिर दूसरा, बदल बदल कर हम लोग क्रॉप अगर उगाते हैं तो यही क्रॉप रोटेशन की बात करता है। तो कहता है कि दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अलग अलग क्रॉप्स को उगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं। पहले के जमाने में, मतलब आज के कई साल पहले, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर यह चीज फॉलो किया जाता था। तो यह चीज कैसे फॉलो होता था, तो यह होता था कि यहां पर जो नॉर्थ इंडिया में किसान थे, वो जब भी कोई अनाज उगाते थे, जैसे कि वीट उगाते थे, राइस उगाते थे, तो उसके बाद बीच में, मतलब एक सीजन में, अगले सीजन में वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को उगाते थे, फॉडर वाले लेग्यूमिनस प्लांट को, जो कि जानवरों के लिए उगाया जाता था। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, लेग्यूम्स क्या होते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कि जो दलहन पौधा होता है उसकी बात, मतलब कि जिसके रूट नोड्यूल्स में लेग्यूम पाए जाते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो पाए जाते हैं, वैसे प्लांट्स को यहां पर उगाया जाता था। तो भाई इससे फायदा क्या था, इससे फायदा यह था कि जब इन लेग्यूम्स को उगाया जाता था तो ये सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते थे, सॉइल में नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर देते थे, जिससे क्या होता था, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो बढ़ जाती थी। अब यहां पर जो आज का समय है, आज के समय में पूरे भारत में फार्मर्स को यह इंकरेज किया जा रहा है कि आप लोग भी इसी प्रकार से क्या करिए, इसी प्रकार के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनको उगाइए, ठीक है। तो यहां पर यही कहता है कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये लेगुनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर का, वो क्या है, वो है आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। तो भाई ये डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा तो भाई फर्टिलाइजर के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, तो यही पॉइंट्स को बनाकर आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैन्योर के बारे में पूछेगा तो मैन्योर को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, बता देता हूं। तो कहता है फर्टिलाइजर क्या है भाई, फर्टिलाइजर एक प्रकार का मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, मतलब कि ये एक केमिकल होता है जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होता है। और मैन्योर क्या है, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग या फिर प्लांट रेसिड्यू, मतलब कि ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से के डिकम्पोजिशन से तैयार होता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनता है, मैन्योर को फील्ड में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर में कोई भी ह्यूमस नहीं होता है, फर्टिलाइजर सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता है, लेकिन मैन्योर जो है सॉइल में काफी ज्यादा ह्यूमस ऐड करता है। और यहां पर फर्टिलाइजर में काफी बड़ी मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल में काफी बड़ी मात्रा में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैन्योर की बात करें तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट में उतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब इनमें न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट उतने ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन क्वालिटी के मामले में अगर हम कहें तो मैन्योर ज्यादा बेटर होता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर यही चीज दिया गया है। आगे एक और क्वेश्चन कि भाई मैन्योर का एडवांटेज क्या है, अगर आपसे पूछे तो आप यहां से लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखो मैन्योर का एडवांटेज क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाई डू वी कंसीडर मैन्योर एज अ बेटर ऑप्शन देन अ फर्टिलाइजर। तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा व्हाई मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, तो आप लिख सकते हैं। पहला क्या है, पहला ये सॉइल की वाटर होल्डिंग
कैपेसिटी बढ़ाता है। दूसरा क्या है, ये सॉइल को पोरस बनाता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज आसान हो जाता है। तीसरा, ये सॉइल में फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जैसे उदाहरण के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, इसी प्रकार के कई सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स की मदद करते हैं। समझ गए? इसके साथ ही ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। तो भाई इतने सारे पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हैं अगर आपसे एडवांटेज ऑफ मैन्योर पूछा जाए। अब इसके बाद हमारे सामने अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यहां पर है इरिगेशन। अब हम जानेंगे इरिगेशन प्रोसेस के बारे में। तो इरिगेशन में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज तो आपको पता है कि देखिए कोई प्लांट है वो अगर ग्रो कर रहा है तो उसको हमने क्या किया, प्लांट के सीड को लगा दिया, उसको मैन्योर दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, और साथ में प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो वही पानी देने का प्रोसेस जो है ना, वही चीज यहां पर इरिगेशन है। इरिगेशन मतलब क्या? मतलब हम प्लांट को, जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उसको हम लोग पानी देंगे। ठीक है, अब यहां पर इस चैप्टर में आपको इरिगेशन किस प्रकार से किया जाता है, क्या मेथड है, वो ज्यादा जानना है। इरिगेशन तो शॉर्ट सा छोटा सा चीज है, आप आसानी से समझ गए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। यहां पर कहता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी को पानी चाहिए। पानी जो है आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आपको भी पानी चाहिए, मुझे भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए। अब कहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट रूट के जरिए, अपने जड़ों के जरिए पानी को लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। अब यहां पर देखिए एक चीज कि जब यहां पर हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते हैं मिट्टी में, साथ में हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है, तो जो ये प्लांट होते हैं ना, ये इनको लेते कैसे हैं? तो लेते हैं पानी के साथ। जब ये प्लांट्स अपने रूट से पानी लेते हैं ना, तो उसके साथ साथ मिट्टी में से वो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट में चले जाते हैं और उसी को प्लांट यूज करता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी जरूरी इसलिए है, इरिगेशन इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं भी आप बीज लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो सीड का जर्मिनेशन बिना पानी के नहीं हो सकता है, वो ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई बीज अभी आप बाजार से खरीद के लाएं तो उसमें कोई पौधा नहीं निकल रहा है, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको आप एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में मैन्योर डालेंगे और जैसे ही पानी देंगे ना, वैसे ही वो प्लांट के रूप में ग्रो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं होता है। सीड्स का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में नहीं होता है, उसको क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर यही कहता है कि न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहां पर रूट्स के जरिए जो पानी प्लांट लेते हैं मिट्टी में से, साथ में जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो पानी के साथ ही प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाए जाते हैं। इसलिए भी जो वाटर है, इरिगेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इरिगेशन होगा, अगर प्लांट जो है सॉइल में से पानी लेगा, तभी उसको न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। इसलिए भी इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहां पर कहता है कि जो वाटर है, जो इरिगेशन है, वो क्रॉप को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है। मतलब कि यहां पर पानी जो होता है वो प्लांट के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। जब गर्मी ज्यादा होगी तो वो इवापोरेशन करके अपने आसपास थोड़ी ठंडक रखेगा, तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा। उसी प्रकार से जब ठंडक होगी तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा ताकि वो फ्रॉस्ट भी ना हो, गर्मी से भी प्रभावित ना हो। तो वाटर इसलिए भी जरूरी है प्लांट के लिए ताकि वो अपना क्या कर सके? अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, और इसीलिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में इरिगेशन करने की जरूरत होती है, यानी कि प्लांट्स को जितना पानी चाहिए उतना पानी उनको मिल जाए और वो अच्छे से ग्रो कर जाए। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। यहां पर सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, जो सॉइल है उसमें नमी बनाए रखने के लिए हमें रेगुलरली पानी देने की जरूरत होती है। अब यहां पर इरिगेशन का छोटा सा डेफिनेशन दिया है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन।
भाई रेगुलर इंटरवल पर। जैसे अगर आपने कभी खेती देखी होगी ना, तो खेती में ऐसा नहीं होता है कि महीने में एक बार जाकर खेत में पानी पटा दिया और हो गया, नहीं। वहां 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर क्या किया जाता है, जब सीजन आता है तब उसको पानी देना होता है। तो वहां पर रेगुलर इंटरवल पर पानी दिया जाता है। अब यहां पर कितना पानी देना है, कब देना है, ये अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होता है। जैसे वीट को अलग क्वांटिटी में वाटर चाहिए, यहां पर राइस जो है उसको अलग क्वांटिटी में वाटर चाहिए, जो पैडी होगा उसको अलग चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग पौधों में अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए और अलग अलग समय पर चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि अगर समर होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगा वाटरिंग का वो हाई होगा। ये आपसे सवाल पूछता है, अगर होगा तो क्यों होगा। अब मतलब कि गर्मी के दिनों में अगर कोई पौधा उग रहा है तो उसको हमें ज्यादा पानी देना होगा क्या। जी हां, क्यों भाई, क्योंकि गर्मी के दिनों में इवापोरेशन ज्यादा होता है, इस वजह से यहां पर हमें ज्यादा पानी देना होगा, इरिगेशन ज्यादा करना होगा। अब यहां पर आगे कहता है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। यानी कि जो यहां पर बूझो है वो कह रहा है कि इस साल मैं बहुत ध्यान दूंगा अपने पौधों पर। पिछले साल मैंने पानी नहीं दिया था, मेरे पौधे सूख गए और वो क्या हो गए, ड्राई हो गए, वो खत्म हो गए। अब यहां पर हमारे सामने टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। अब भाई इरिगेशन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इरिगेशन करने के, ये चीज अब हमें यहां पर समझना है, पढ़ना है। तो कहता है कि द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। यानी कि पानी कहां से हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग के पानी लेने का जगह कई अलग अलग है। जैसे हम लोग कुआं भी खोद सकते हैं, बोरवेल भी करवा सकते हैं, पॉन्ड में से, लेक में से, नदियों में से, डैम, कैनल, कैनल मतलब नहर, इन सब से कहीं से भी हम पानी ले सकते हैं। हमारे आसपास क्या सुविधा अवेलेबल है इसके ऊपर यह चीज डिपेंड करता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इन सभी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर सभी तो वैसे आप जानते होंगे कि भाई कुआं क्या होता है, बोरवेल क्या होता है, पॉन्ड क्या होता है, लेक क्या होता है, कैनल क्या होता है, डैम क्या होता है, रिवर क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सोर्सेस समझते हैं। मतलब कि यहां पर पानी पटाने का जो प्रोसेस है, यहां पर इरिगेशन जो करने का प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब यहां पर कहता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मतलब इरिगेशन मतलब पहली चीज तो है, हमने क्या देखी कि पानी हम कहां से ले रहे हैं, कुएं से ले रहे हैं या फिर तालाब से ले रहे हैं या फिर नदी से ले रहे हैं। अब हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि पुराने जमाने से हम लोग उन नदियों में से पानी खेतों तक कैसे लाते हैं, यह चीज हमें यहां पर इस मेथड में देखना है। कुएं में से हम पानी खेतों तक कैसे ला रहे हैं, यह चीज का मेथड हमें समझना है। यहां पर यही कहता है कि द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। यानी कि जो वेल में, लेक में, कैनल में पानी है उसको वहां से उठाकर हमें खेतों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके का प्रोसेस अपनाया जाता है। तो यहां पर उन्हीं प्रोसेस के बारे में यहां पर हम समझने वाले हैं। अलग अलग इलाके में अलग अलग मेथड होता है, कहीं पर कैटल का यूज होता है, कहीं पर लोग काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। पहला ट्रेडिशनल तरीका क्या है, मोट, जिसको कि हम लोग पुली सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर कुआं है, इसमें यह व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करेगा, एक बाल्टी लेगा या फिर कोई भी चीज लेगा, कोई भी बाल्टी होगा या कोई दूसरा बर्तन भी हो सकता है, उसको रस्सी के जरिए, यहां पर पुली लगा हुआ है, रस्सी के जरिए कुएं में डालेगा, बाल्टी को भर के खींच कर निकालेगा और ऐसे डालेगा, खेतों में बहवा देगा, खेतों में पहुंचा देगा। यह सिस्टम आपका पुली सिस्टम या फिर इसको मोट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम यहां पर है क्या, दूसरा सिस्टम है चेन पंप। अब ये चेन पंप क्या चीज होता है भाई, अब यहां पर यह है आपका चेन पंप, यह चीज है चेन पंप। इसमें क्या होगा, यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर एक चेन लगा हुआ होगा और इसके थ्रू ये चलेगा। इसका मैं क्या करता हूं ना, आपको जीआईएफ दिखाता हूं जिससे कि आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे बताने पर आपको अच्छा उतना समझ में नहीं आएगा। ये देखिए मोड कैसे काम कर रहा है, यहां पर ये व्यक्ति जैसे खींच रहा है और ये उठ रहा है। अब ये चेन पंप है, चेन पंप कैसे काम करता है, यहां पर ये एक चेन लगा हुआ होगा, चेन में कई सारी बल्टियां कनेक्टेड होंगी, एक जाएगा नीचे यहां पर नदी में, यहां से भर कर लाएगा और यहां पर पानी गिरा देगा और ये आगे पानी चला जाएगा। इस प्रकार से ये लगातार चलते रहता है, लगातार कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगला हमारे सामने क्या है, अगला यहां पर है सामने रहट।
रहट आपने देखा होगा गांव में, ये अभी भी बहुत जगहों पर चलता है। इसमें क्या होता है, एक बैल होता है, बैल को कनेक्ट करके यहां पर से एक साफ्ट लगाकर यहां पर कनेक्टेड होता है और इसमें कई सारे बाल्टियां कनेक्टेड होती हैं और ये गोल गोल घूमता है और नीचे जाकर ऐसे पानी को टांग कर लाता है और ऊपर लाकर यहां पर पलट देगा और यहां से पानी बह जाएगा। यहां पर देख सकते हैं चलते हुए, यहां पर बैल क्या कर रहा है, घूम रहा है, बैल घूम रहा है और यहां पर रहट चल रहा है। ये पानी कहां से उठा रहा है, नीचे से उठा रहा है। बाल्टी नदी हो सकती है या फिर कुआं हो सकता है और उससे लाकर पानी ऊपर की ओर डाल दे रहा है और ये चलने लग रहा है। इसके बाद है अगला ढेकली। ढेकली में क्या होगा, ऐसे एक रॉड लगाया जाता है, ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे रखा हुआ होता है, दोनों तरफ वेट बराबर किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये बाल्टी को खींच कर नीचे डाला जाएगा और जब ये व्यक्ति रस्सी छोड़ देगा ये ऊपर वापस आ जाएगा क्योंकि इधर वजन ज्यादा है और ये बाल्टी में से पानी इधर नीचे गिरा देगा और इरिगेशन हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल होता है इरिगेशन करने के लिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये चार जो प्रोसेस हैं, चार तरीके हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड के, उसको हम लोग समझ गए हैं। और यहां पर आगे कहता है कि पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, मतलब आज के समय में हम लोग पंप्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए, चाहे वो नदियों से पानी लाना हो, कैनल से लाना हो या फिर वेल से लाना हो, ट्यूबवेल से, तो मोटर्स का, पंप्स का हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब कई सारे पंप डीजल से चलते हैं, बायोगैस से चलते हैं, कई सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, कई सारे सोलर एनर्जी वाले होते हैं, तो वो पंप आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन यहां पर पंप जब हम लोग यूज करते हैं तो पंप के जरिए इरिगेशन का हम नया तरीका जब अपनाते हैं तो उसमें दो तरीके हमें यहां पर समझने हैं। पहला तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार से ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि आपका जो पंप है, पंप से पाइप कनेक्शन करके जो पौधे होते हैं वहां पर स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं। वो लगातार जो पौधे हैं उनके ऊपर बरसात के जैसा पानी छिड़कते रहते हैं। इस प्रकार का यह सिस्टम होता है। अब आइए यहां पर देखते हैं कि इसके बारे में क्या कह रहा है, फिर मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से यह चीज समझ में आ जाएगा। कहता है कि दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकलर सिस्टम कहां यूज होता है, ये अगर पूछे तो आप क्या लिखिएगा, ऐसे जगह पर अनइवन लैंड पर जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पर यह चीज यूज होता है। वैसे अगर फ्लैट लैंड पर देखें, अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो वहां पर जो खेती होती है आपको स्प्रिंकलर सिस्टम की जरूरत नहीं होती। सीधे क्या होता है, पंप लगाकर ऐसे मुंह खोल के छोड़ दिया जाता है और सीधे पूरे खेत में पानी भर जाता है, बह जाता है। तो यहां पर यह चीज ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन जहां पर पानी की कमी है, जहां पर अनइवन लैंड है, पानी बह जाएगा, तो वहां पर इस प्रकार के सिस्टम को यूज किया जाता है। अब यहां पर यही चीज है कि यहां पर नोजल्स होते हैं, पाइप्स कनेक्टेड होते हैं और इससे क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पर यहां पर पानी स्प्रिंकल होता है। ये सारी चीजें, यही सारी चीजें बताई गई हैं। सीधे मैं आपको क्या करता हूं, वीडियो दिखाता हूं, तब आपको यह चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है वीडियो जिसमें कि आप देख रहे हैं कि क्या ये पंप है, पंप से कनेक्टेड ये पाइप है और यहां पर ये स्प्रिंकल कर रहा है सभी खेत के सभी हिस्सों पर। ये लगातार स्प्रिंकल कर रहा है और सभी प्लांट को मॉइस्चर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, भरपूर मात्रा में मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारे सामने है ड्रिप सिस्टम। अब ये ड्रिप सिस्टम क्या है भाई, ड्रिप सिस्टम भी इरिगेशन का एक तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो मोटर हमने लगाया, मोटर से पाइप कनेक्ट करके हम लोग स्प्रिंकलर नहीं लगाते हैं, बल्कि यहां पर पौधे के जड़ों के पास ले जाकर जो पाइप है उसको छोड़ देते हैं और यह ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद बाय बूंद पानी देता है पौधों को। जिससे क्या होता है, पानी की बर्बादी कम होती है और पानी सफिशिएंट मात्रा में पौधों को मिल भी जाता है। यहां पर यही कहता है कि इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, so it is called drip system. It is best technique for watering fruit plant, gardens, trees, etc. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where water availability of water is poor. यहां पर यही चीज कहता है कि जो ड्रिप सिस्टम है वो क्या करता है, बूंद बाय बूंद पानी देता है जड़ों में, सीधे जड़ में ये पानी देता है और इससे एक प्रकार से जो वाटर का वेस्टेज है वो काफी कम होता है और बहुत ही कम इसमें वेस्टेज हमें देखने को मिलता है।
तो यहां पर हमने स्प्रिंकलर सिस्टम तो देख लिया, अब आइए जरा सा ड्रिप सिस्टम देखते हैं। तो ड्रिप सिस्टम में यहां पर एक आपको डायग्राम है, पंप है, पंप से कनेक्शन करके हर जड़ के हर हिस्से तक क्या किया गया, पाइप कनेक्शन किया गया, और हर पौधे के जड़ में ये बूंद बाई बूंद पानी दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर देखिए ये पाइप किया है और इस पाइप से यहां पर क्या हो रहा है, बूंद बाई बूंद पानी गिर रहा है, सभी पौधे जो हैं उनके जड़ों में पानी पहुंच रहा है। यहां पर दूसरा देखिए, यहां पर पौधे हैं, छोटा सा पौधा अभी है, छोटे से पौधे में यहां पर बूंद बाई बूंद पानी गिर रही है और यहां पर इसकी जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक है 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से कैसे बचाना है, क्या करना है, ये चीज अब हम यहां पर जरा सा समझते हैं। तो यहां पर बूझो और पहेली के बारे में यहां पर फिर से शुरुआत की गई है। तो यहां पर कहता है कि बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय व्हीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वेयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ व्हीट प्लांट्स। तो यहां पर बूझो और पहेली जो हैं एक फील्ड में जाते हैं, जैसे ये एक फील्ड है, फील्ड में गए, यहां पर इनको देखने को मिलता है कि यार वीट का पौधा तो लगाया गया है लेकिन उसके साथ साथ कई दूसरे पौधे भी वहां पर उग गए हैं। तो यहां पर जो बूझो है वो सवाल पूछता है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, क्या जो ये एक्स्ट्रा पौधे उगे हैं क्या इनको जानबूझकर यहां पर लगाया गया है। तो यहां पर यह चीज आपको समझना है कि नहीं, उनको जानबूझकर नहीं लगाया गया है। क्यों भाई, तो यहां पर कहता है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द क्रॉप। जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं, किसी भी अनाज का क्रॉप उगाते हैं, तो उसके साथ साथ कई दूसरे प्लांट भी हो सकता है उग जाए, अपने आप उग जाए। तो दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो भाई वीड्स क्या होते हैं, यही जो अनडिजायरेबल प्लांट हैं उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि हमने वीट की खेती की लेकिन यहां पर कोई राइस का पौधा उग जाए, तो राइस का पौधा क्या है, वो हमारे लिए अनडिजायरेबल प्लांट है, हमने नहीं उगाया है उसको, हमें नहीं चाहिए, तो वो क्या हो गया, वीड हो गया। इसी प्रकार से हमने वीट की खेती की लेकिन मैंगो का एक पौधा उग जाए, तो मैंगो का पौधा क्या है भाई, तो वो हमारे लिए अनडिजायरेबल प्लांट है, वीट है। इसी प्रकार से जब खेती होती है तो कई सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं कि वो उगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। अब ये जो वीड हैं एक प्रकार से इनको हटाना, इनको खत्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अब लेकिन सर उगने दो, क्या दिक्कत है, उनके उगने से क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है, भाई प्रॉब्लम है, आइए समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर कहता है कि द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी जब इन वीड को हम हटाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, सिंस weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए हम जहां पर खेती कर रहे हैं उस खेत पे हमने क्या किया भाई, पानी दिया, वहां पर मैन्योर दिया, फर्टिलाइजर डाला, वहां पर हल चलाया, वहां पर सभी चीजें हमने की। लेकिन वहां पर हमने जब अनाज लगाया, वहां पर मान लीजिए कि हमने क्या लगाया, वीट लगाया, तो वीट का 4 पौधा होगा, उसके बीच में एक पौधा उग गया किसी दूसरे प्लांट का, तो भाई जो न्यूट्रिएंट वीट के पौधे को मिलना चाहिए था वो कोई दूसरा पौधा ले जा रहा है। वहां पर इलाके में जो सनलाइट वीट के पौधे को मिलना चाहिए था वो किसी दूसरे पौधे को मिल रहा है। इसके साथ ही सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट वीट के पौधे को मिलना चाहिए था वो किसी दूसरे पौधे को मिल रहा है। तो वो दूसरा पौधा ना हमारे प्लांट, हमारे क्रॉप के जो पावर है, जो एक प्रकार से ग्रोथ है, उसको एक प्रकार से हैम्पर कर रहा है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम वो क्या करें, वो उस अनवांटेड प्लांट को, उस वीड को खत्म कर दे, हटा दे। Thus they affect the growth of crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। एक रीजन तो क्या हुआ कि भैया वो एक प्रकार से ग्रोथ में हैम्पर कर रहे हैं इसलिए हटा दो। दूसरा रीजन ये है कि कई बार जब कटाई होती है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर आगे चलकर कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। तो अगर हम उनको नहीं हटाते हैं तो वो एक प्रकार से जब उनकी हम कटाई करेंगे तो वो प्लांट्स के साथ आ जाएंगे, जब वहां से अनाज निकालेंगे तो वो भी आ जाएंगे। तो एक प्रकार से अनाज भी हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है और वो हमको हार्म कर सकता है। इसलिए यहां पर वीड्स को रिमूव करना, खत्म करना जरूरी है।
अब यहां पर कहता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कई तरीके अपनाते हैं ताकि वीड्स को खत्म किया जा सके, और कई सारे तरीके अपनाते हैं ताकि उनके ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। सिंपल एक प्रोसेस क्या है वीड को हटाने का, कि भाई उसको उखाड़ दो, उसको काट दो, उसको खत्म कर दो, ये एक प्रोसेस तरीका है। दूसरा तरीका यह भी अपनाया जाता है कि जब क्रॉप्स को सोइंग करने से पहले, क्रॉप्स के बीज को लगाने से पहले जब हम टिलिंग करते हैं ना, तो उससे भी वहां पर जो खेत है वहां पर जो भी आपका प्रेजेंट है वीड्स, वो एक प्रकार से खत्म हो जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और वो एक प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। वो भी एक तरीका है जिससे कि वीड्स को खत्म किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह तरीका कब काम आता है? हमारे बीजों को लगाने से पहले। लेकिन हमारे बीज सीड्स को लगाने से के बाद अगर यहां पर वीड्स आ गए हैं तो उनको कैसे हटाएंगे भाई? तो उनको हाथ से रिमूव करना पड़ेगा, हाथ से काटना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। और यहां पर कहता है कि भाई देखो, यहां पर टिलिंग before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with soil। ये चीज तो हम समझ गए। The best time for removal of weeds is before they produce flower and seeds। कब हटाना चाहिए वीड्स को? जब वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करे उसके पहले, क्योंकि सीड्स प्रोड्यूस कर देंगे तो सीड्स जाकर गिरेंगे और वो फिर से पौधा उग जाएगा। ये एक रीजन हो सकता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। यानी कि मैनुअल रिमूवल मतलब हाथों से जब हम रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं? उसको या तो उखाड़ देते हैं या तो जड़ से सटाकर काट देते हैं। ठीक है, और ये चीज टाइम टू टाइम किया जाता है, मतलब एक बार काट दिया काम नहीं चलेगा, उसको बार बार हटाना पड़ेगा, पूरे खेत को बार बार ध्यान रखना पड़ता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी का इस्तेमाल करके ऐसा किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल इस काम में किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि देखिए, ये तो मैनुअल तरीका हो गया कि भाई आप क्या करो, वीड्स को उखाड़ दो, उनको खत्म कर दो, काट दो। इसके अलावा यहां पर स्पेशल केमिकल्स आते हैं, दवाइयां आती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग वीड्स को खत्म कर सकते हैं। तो इन दवाइयों को, इन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं। और एक वीडिसाइड का उदाहरण है 2,4-D। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा 2,4-D। ये क्या है? एक वीडिसाइड है जो कि वीड्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको एक प्रकार से स्प्रे किया जाता है और इनसे क्रॉप्स को डैमेज नहीं होता है, क्रॉप्स को नुकसान नहीं होता है, और इनको एक प्रकार से वाटर में मिक्स करके डाला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जो यहां पर वीडिसाइड दिया जाता है वो जब वीड्स फ्लावर देते हैं या फिर सीड्स फॉर्मेशन करते हैं उसके पहले दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। अब यहां पर जब इन वीड्स को, वीडिसाइड को डाला जाता है, इन केमिकल्स को डाला जाता है, तो उसका प्रभाव एक प्रकार से किसानों के हेल्थ पर भी पड़ता है। इसीलिए किसानों को यह कहा जाता है कि आप क्या करिए, एक प्रकार से ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग। हमने क्या देखा? हमने जमीन तैयार किया, जमीन तैयार करके वहां पर क्या किया? जमीन तैयार करके बीज को लगा दिया, सोइंग कर दिया, उसके बाद उसमें मैन्योर डाले, फर्टिलाइजर डाले, फिर पानी दिया उसको। पानी के अलावा हमने वीड्स से भी सुरक्षा की अपने क्रॉप की। तो अब क्या हुआ? ये सब करने के बाद क्या होगा? एक समय के बाद, 2-3-4 महीने के बाद, पूरे सीजन के बाद यहां पर जो हमारा क्रॉप है वो तैयार हो जाएगा और इसको अब काटने का समय आ जाएगा। तो यहां पर कहता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि जब क्रॉप तैयार हो जाए उसके बाद क्रॉप को काटने का जो प्रोसेस है वो हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं? या तो क्रॉप्स को पूरे निकाल लेते हैं या फिर जड़ से सटाकर काट लेते हैं। इट यूजुअली टेक 3 to 4 मंथ फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यानी जो सीरियल क्रॉप होता है उसको तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। मतलब कि जब बीज लगाया उसके बाद 3 से 4 महीने तक वो तैयार होगा। 4 महीने के बाद हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे, जब भी वो क्रॉप तैयार हो जाए। अब यहां पर कहता है कि हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल हार्वेस्टर। हमारे देश में जो यहां पर हार्वेस्टिंग का काम होता है ये या तो हाथों से किया जाता है, हाथों से काटकर, या फिर इसके लिए एक स्पेशल मशीन का यूज होता है जिसको कि हार्वेस्टर कहते हैं।
अब यहां पर यह चीज अगर आपने देखा हुआ तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं यहां पर आपको जरा सा इमेजेस दिखा दूं ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपको वीड्स के रिमूव करने का प्रोसेस यहां पर दिखाया गया है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति एक प्रकार से हाथों से वीड्स को हटा रहा है सरसों के खेत में से, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर ये आपका हार्वेस्टिंग है। हार्वेस्टिंग में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, प्लांट्स को जड़ के पास से सटाकर काट रहा है। यहां पर भी मैनुअल हार्वेस्टिंग हो रहा है, हाथों से हार्वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर मशीन यूज हो रहे हैं जिनको कि हम हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर क्या करता है, एक प्रकार से यहां पर आपका जो क्रॉप लगा हुआ है उसको बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड में वहां पर उसको कटिंग कर देता है, हार्वेस्टिंग कर देता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। यानी जो क्रॉप हमने एक प्रकार से क्या किया, काटा, यानी जो हार्वेस्ट किया जो क्रॉप, उसको क्या करना है, उसका ग्रेन जो है, अनाज जो है, उसको उसके शाफ से अलग करना बहुत ही जरूरी है। शाफ क्या होगा भाई, भाई देखो, अगर आप कोई पौधा देख रहे हैं, कोई भी प्लांट आप अगर देख रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको प्लांट दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये प्लांट है। इस प्लांट में ये वाला जो हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा आपका ग्रेन है, लेकिन नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है ना, इसको हम लोग शाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, शाफ कहते हैं, ठीक है। अब इसको अलग करने का जरूरत है, यानी कि इस पौधे में से हमें ग्रेन्स निकालने की जरूरत है। तो ये जो प्रोसेस है ग्रेन्स निकालने का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. अब यहां पर कंबाइन क्या है, कंबाइन एक मशीन है जो कि आपका हार्वेस्टिंग का भी काम करता है और साथ में थ्रेशिंग का भी काम करता है। समझ गए। थ्रेशिंग में क्या होगा, थ्रेशिंग में हम लोग जो प्लांट है, जो ग्रेन का प्लांट है, उसमें से ग्रेन्स को अलग करेंगे, शाफ को अलग करेंगे। शाफ नीचे वाला जो डंटी का हिस्सा हो गया वो हो गया। ये यहां पर एक कंबाइन है, ये क्या कर रहा है, आगे की ओर हार्वेस्टिंग कर रहा है और साथ में ये क्या करके आपको थ्रेसिंग करके ग्रेन्स को अलग करके देते जा रहा है। ये काम ये करता है आपका कंबाइन। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, यहां पर पहली कहती है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहली इज वरीड, शी नोज दैट इट causes pollution, it may also catch fire and damage the crop lying in the fields। यानी कि जब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को काटते हैं तो उससे कुछ डंठल यानी कि कुछ आपको ठूठ रह जाते हैं आपको खेतों में, वो एक प्रकार से डेंजरस होते हैं। डेंजरस इसलिए नहीं कि वो यहां पर प्रेजेंट हैं, डेंजरस इसलिए क्योंकि ये जो आपको ठूठ होते हैं इनको फार्मर्स क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे पॉल्यूशन होता है, या फिर वो खुद से आग पकड़ सकते हैं और उससे आसपास के क्रॉप्स जल भी सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है एक प्रोसेस जिसका नाम है विनोइंग। विनोइंग क्या है भाई, समझते हैं। तो कहता है कि फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग। यानी वैसे किसान जिनके पास कम जमीन होता है वो ये जो प्रोसेस है ना, थ्रेसिंग का प्रोसेस, मतलब कि जो शाफ है, ग्रेन्स है, इनको अलग अलग करने का जो प्रोसेस है, इसको करते हैं विनोइंग प्रोसेस के जरिए। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर मशीन यूज किए जाते हैं या फिर नेचुरल हवा का इस्तेमाल करके ग्रेन्स को अलग किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर उदाहरण दिखाऊं तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ग्रेन्स को अलग कर रहा है, ये तो यहां पर पटक कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये लेडीज क्या कर रही हैं, ये लेडी विनोइंग कर रही हैं। इसमें यहां पर ये क्या करेंगी, ऊपर से ग्रेन्स को गिराएंगी और ग्रेन्स गिराएंगी तो क्यों ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस तरफ से यहां पर हवाएं चल रही हैं, हवाओं की वजह से जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे क्योंकि वो भारी हैं, और जो शाफ है वो हल्का होता है, वो इधर आ जाएगा। और यहां पर इस प्रकार से भी विनोइंग किया जाता है। आप अगर यूपी बिहार में रहते हैं तो आपने ये चीज देखा होगा, आपके घर में भी होता होगा। इसकी मदद से क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यहां पर अलग किया जा रहा है, यहां पर खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हवा नहीं चल रही है, आपको हवा मौसम वैसा नहीं है, तो ये मशीन भी यूज किया जाता है जो कि विनोइंग करता है, हवा ब्लो करता है और इसका मदद के भी शाफ को अलग किया जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर अब हमारे सामने क्या आ जाएगा भाई, अब हमारे सामने आ जाएगा हार्वेस्टिंग।
सॉरी स्टोरेज, स्टोरेज आएगा। लेकिन यहां पर ऊपर एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि यहां पर इंडिया में कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि आपके हार्वेस्टिंग सीजन से कनेक्टेड हैं, जैसे होली या फिर आपका दिवाली होता है, बैसाखी होता है, इसके अलावा नवन्या, बिहू या फिर और भी कई सारे सीजन है, पोंगल है, जो कि आपके हार्वेस्टिंग से कनेक्टेड है। मतलब जब फसल तैयार होती है उस समय यह फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने टॉपिक है स्टोरेज, टॉपिक नंबर 1.9। तो यहां पर कहता है कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब यहां पर बात यह है कि अब हमें क्या करना है, जो भी ग्रेन्स हमने उगाए हैं, जो भी अनाज उगाए हैं, उनको अब स्टोर करना है। अब स्टोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आपने सालों महीनों मेहनत करके अनाज उगाया, लेकिन अनाज अगर आपका सड़ जाए, खराब हो जाए, तो पूरा मेहनत बेकार है। इसलिए यहां पर स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब यहां पर देखिए, अगर आपको जो भी ग्रेन आपने तैयार किया है, जो भी ग्रेन आपने उगाए हैं, उसको अगर बहुत लंबे समय तक रखना है, लंबे समय मतलब कई महीनों तक रखना है कि भाई अभी उगाया है, 4 महीने बाद खाऊंगा, या फिर आपने बेच दिया, सरकार स्टोर करके रखती है। सरकार जो है वो क्या करेगी, कई महीनों कई सालों तक उसको स्टोर करती है ताकि भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए क्या करती है, यहां पर कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तरीके ये अपनाए जाते हैं कि वहां पर जो ये अनाज रखे जाते हैं, इनके अनाज को मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, और यहां पर इंसेक्ट, रैट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखा जाता है, ताकि ये जो अनाज यहां पर रखे गए हैं ये सेफ रहें। क्योंकि अगर अनाज में मॉइस्चर जैसे ही आया, वो अनाज खराब हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, या फिर चूहे लग गए या फिर इंसेक्ट आ गए, तो पूरे अनाज को, पूरे ग्रेन्स को ये बर्बाद कर सकते हैं। समझ गए? अब यहां पर कहता है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं, जो फसल की कटाई होने के बाद जो ग्रेन्स निकलते हैं, उनमें बहुत मॉइस्चर होता है, और अगर इन हार्वेस्टेड ग्रेन को, इस अनाज को डायरेक्टली अगर हम स्टोर कर दें, बैग में भर भर के रख देना, तो ये पूरा आपका खराब हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स हैं, इनको अच्छी तरीके से सुखाया जाता है धूप में, ताकि ये अच्छे तरीके से सूख जाएं और इनको अच्छे से स्टोर करके सेफ, आसानी से रखा जा सके। इससे फायदा यह होता है कि इससे आपको बैक्टीरिया, फंगस या फिर इंसेक्ट, पेस्ट, इन सब के लगने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर काफी कम हो जाता है हमारे प्लांट में। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं भाई। तो फार्मर्स अपने ग्रेन को जूट बैग में या फिर मेटालिक बिन में स्टोर करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो सरकार है वो भी अनाज स्टोर करती है, बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का बैकअप बनाकर रखती है। तो सरकार जो स्टोर करती है वो साइलोज में करती है या फिर ग्रैंडरीज में करती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार अनाज स्टोर करके रखती है। कई लाख टन, कई हजार टन सरकार अनाज स्टोर करती है। जैसे ये एक स्टोरेज है जो कि आपको ग्रैंडरी में स्टोर किया गया है, यहां पर बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े साइलोज होते हैं। ये आपका क्या है, ये एक साइलो का स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में अनाज को स्टोर करके रखा गया है। तो अनाज को स्टोर करने के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। सरकार बहुत ज्यादा स्टोर करती है इसलिए साइलोज बनाती है, किसान थोड़ा थोड़ा स्टोर करते हैं इसलिए वो जूट बैग में रखते हैं। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हम लोग घर पर अनाज को रख रहे हैं ना, तो घर पर अनाज को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइड नीम लीव्स यानी कि सूखे हुए नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर बहुत स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, बहुत अच्छे केमिकल का यूज किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर इंसेक्ट वगैरह से इनको बचाया जा सके। अब इसके बाद हमारे सामने टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.10, फूड फ्रॉम एनिमल्स। यानी एनिमल से हमें क्या फूड प्राप्त होता है, ये चीज हम यहां पर देखने वाले हैं। अब जैसे यहां पर अगर आप लोग बात करें तो आप लोग प्लांट के जो ग्रेन्स होते हैं उनको तो खाते हैं, लेकिन एनिमल से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनको कि हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मिल्क हमें कहां से मिलता है भाई, एनिमल से मिलता है। इसके अलावा हम लोग अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, वो सभी हमें कहां से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग बात करें तो आगे यहां पर कहता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश,
यानी जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में फिश को कंज्यूम करते हैं। और पिछले क्लासेस में आपने देखा है कि जो फूड है वो जो कि हम प्लांट से एज्यूम करते हैं, अब उसमें हमने प्लांट के जो क्रॉप हैं उनकी तो बात कर ली, लेकिन उसके अलावा कई सारी चीजें होती हैं जो कि हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं, जैसे फल होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि हम प्लांट से कंज्यूम करते हैं। अब यहां पर हम जानवरों को भी इसी प्रकार से, जैसे हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री होता है, जहां पर एनिमल्स का, जानवरों का हम देखभाल करते हैं ताकि उनसे हमें कुछ फूड मटेरियल प्राप्त हो सके। जैसे कि डेयरी फार्म आपने देखा होगा, वो रखा जाता है ताकि हमें दूध मिल सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर चिकन फार्म होता है, चिकन को पाला जाता है, और भी बहुत तरीके के एनिमल हस्बेंड्री काम किए जाते हैं ताकि उनसे भी हमें कुछ फूड मटेरियल वगैरह प्राप्त हो सके। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।